Now let's start with today's thing. I'll review a little bit from the last class because there was a small gap of one day today. And then I'll continue with the today's class of price elasticity of demand. This PPT I'll share with you once I complete this chapter. Got it? That means I'll share it with you tomorrow, most probably. After completing, most probably I'll complete everything of this chapter by tomorrow. After that, please share whatever you have written, the notes and all, to me through WhatsApp by clicking the pics properly. And if you can change in the PPT form, that will be PDF form, that will be great from your side. Share it so that I can analyze. I will not check those copies. I'll just analyze that you have done all the work or you are missing something or not. Got it? I'm not going to check the copies because it's really difficult to check through the, through the phone and all. Okay. So now let's move on. Elasticity of demand. One by one we are going to... एक बार आप रिपीट कर दोगे क्या कहा आपने? Yes, I will. I am saying that whatever we have done before this chapter, I'm going to repeat that today. Number one, a little bit. Then we are going to move forward. By tomorrow, I'll complete all this chapter. So our second chapter of NCERT will get completed most probably by tomorrow. After completing, I'll send you the PPT of this chapter, which I'm sharing with you all to share screen right now. After that, please write down all the notes and complete the whole second chapter. That means in bifurcation, whatever we have done from last, 1 month or so, we have taken more than 30 days to complete this chapter of second chapter of NCERT. आप अगर इसको डिवाइड करो तो सारे जो फॉर्म्स हमने किए अभी तक, डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उससे पहले जो भी हमने किया था, वो सारे का नोट्स प्लीज शेयर कर देना मुझसे, ताकि मैं एनालाइज कर लूँ नोट्स को कि आपने राउंड अबाउट सब कुछ लिखा है कि नहीं. वैसे आई एम श्योर दैट यू मस्ट ऑल हैव रिटन दी नोट्स प्रॉपर्ली, बट फिर भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं. मैं आपसे ये PDF भी शेयर, ये PPT भी शेयर करूंगा, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, जैसे लास्ट चैप्टर के किए थे नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर, वो भी शेयर करूंगा. एंड NCERT बुक के जो क्वेश्चन आंसर है जो आपके पीछे हैं, वो भी शेयर कर दूंगा. तो आप प्लीज अपने नोटबुक को कंप्लीट रखें, पूरा प्रॉपर्ली कर ले, एंड लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस रखें, ताकि अगर इफ एनी डे मेरा मन किया कि मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकूँ. आपसे कुछ नहीं करेंगे हम कि कौन सा चैप्टर आपका प्रॉपर्ली थॉरली लर्निंग पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो मुझको भी आप साथ साथ में करते जा रहे हैं. ठीक है, तो चलो अब आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. पहला स्लाइड में मैंने इलास्टिसिटी लिखा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन है, कम इलास्टिसिटी और के भी आएंगे, तो हमने इसलिए इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, बट इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन. अब देखो यहाँ पर, देखो आपको प्रॉपर्ली आपको जो भी डेफिनेशन लिखना है वो आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट फिर भी आप वेट कर लेना थोड़ा सा, मैं आपको प्रॉपर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा. The law of demand explains the direction of change in the quantity demanded due to the changes in the price in case of normal. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि क्या डायरेक्शन ऑफ चेंज है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, किस वजह से प्राइस में जो चेंज आया नॉर्मल गुड्स के अंदर, की वजह से. व्हाई इट हैज बीन रिटन नॉर्मल गुड्स ओवर हियर. अब यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं जो हमें एनी टाइम नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर नॉर्मल गुड्स क्यों लिखा हुआ है. वाई, बिकॉज अगर इंफीरियर गुड्स हुआ या एक्सेप्शनल गुड्स हुआ, लाइक डिफरेंट गुड्स हुआ, तो लॉ ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई नहीं कर पाता. इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल गुड्स का एक डेफिनेशन आपको दिया हुआ है. गॉट इट एवरीवन. तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स ओनली द डायरेक्शन बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो खाली डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में चेंज जा रहा है. क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में, क्या है. लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, कितना ज्यादा लेवल ऑफ चेंज आया है या कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया है, वो लॉ ऑफ डिमांड अपने को नहीं बताता. ठीक है. नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दिस. तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है. व्हाई, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें एक्सप्लेन नहीं करता कि कितना क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होगा रिस्पॉन्स में, कि जब प्राइस का चेंज आता है, जब वो फॉल करता है, जब वो राइज करता है, तो कितना, किस परसेंटेज में या किस रेशियो में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा. इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमें प्रूव करता है या एक्सप्लेन करता है.
दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझें। ओके, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी फास्ट। ओके एवरीवन, now the next thing is the concept of elasticity of demand is very important to the economic theory as it explains the extent to which the demand changes when the price changes। तो जो कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर। व्हाई? बिकॉज़ इट एक्सप्लेन्स द एक्सटेंट टू व्हिच द डिमांड चेंजेस। ये हमें एक्सटेंट बताता है किस एक्सटेंट तक डिमांड चेंज हो रहा है जब प्राइस चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर भी काफी चीजें आएंगी आगे, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देन इट विल बी क्लियर कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन जनरल इट रेफर्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर आप जनरल में बात करते हो तो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही, जैसे आपके क्वेश्चन में आया प्राइस इलास्टिसिटी नहीं लिखा हुआ है, खाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा हुआ है, तो अब ये मान के चलना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ही बात हो रही है। व्हाई? बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्टली सेज अस कि प्राइस से रिलेट करता है जो भी रिलेट करता है। दैट्स व्हाई बाकी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें रियल लाइफ सिनेरियो में वर्क करती है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर नॉर्मल गुड। दिस इज ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब ये भी हमने बात शेयर करी थी लास्ट क्लास के अंदर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है नॉर्मल गुड्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसका एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस का डिमांड के साथ। ठीक है, यहाँ तक वेरी मच क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज द डेफिनेशन? डिग्री टू विच क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज, डिग्री टू विच क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिस्पॉन्स होता है प्राइस चेंज के लिए, वो जो डिग्री है, वो जो परसेंटेज है, वो जो रिस्पॉन्स है, जब आप उसके बारे में बात करते हो तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आप दूसरे शब्दों में कहो इसको इजी बना के, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है? वो रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का टू दी परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांड के अंदर, जब इतना परसेंट चेंज आया प्राइस के अंदर, जब हम ये निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। अब मैथमेटिकली भी हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच इज डिनोटेड बाय ईपी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और EP is equal to proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price। मतलब कितना चेंज आया है प्राइस के अंदर और क्वांटिटी डिमांड के अंदर, जब आप उसको लिखते हो, उसका जो रेशियो बनाते हो, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड। अब हमने ये भी किया था कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को आप कैसे दिखा सकते हो? चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस। तो ये आपका फॉर्मूला पेज है, ये पूरा का पूरा चीज जो आपको याद रखना है। ये भी हमने कर लिया था लास्ट टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हमने डिस्कस किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड नंबर 3 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइसेस। ये किससे रेफर करता है? ये रेफर करता है जो रिस्पॉन्स होता है क्वांटिटी डिमांड का, जब प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं, तो व्हाटएवर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट कैसे होता है? EP इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो जो आपका चेंज EP है वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन द इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर। अब ये किससे रेफर करता है? क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया जब कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ, किस रेशियो में चेंज आया। सपोज तो कंज्यूमर का इनकम 10 रुपया बढ़ा, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज है? अगर 100 रुपीज उसका इनकम था, 10 रुपीज उसका और बढ़ गया इनकम, और 1 को 10 रुपया हो गया। और जो क्वांटिटी जो खरीदता था 100 रुपया के अंदर,
वो 10 पीस खरीदता था, मतलब 10 रुपीज व्हाट डू आई से कमोडिटी, ठीक है। अगर वो सारा पैसा एक ही जगह पे खर्चा कर रहा है, अब 110 रुपया होने के बाद उसने 11वीं कमोडिटी नहीं खरीदी, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो परसेंटेज चेंज है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर। और अगर उसने 11वीं कमोडिटी खरीद ली तो ये भी एक तरीके का डिमांड है, टाइप ऑफ डिमांड है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EI is equals to proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in income. अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? It refers to the responsiveness of quantity demanded to changes in prices of the related goods say which may be substitute goods, ठीक है। अब ये किससे रेफर करता है? जब भी रिलेटेड गुड्स का, वो चाहे सब्स्टिट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, अगर उनके प्राइस चेंज होते हैं तो क्या डिफरेंस आता है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, जब इसके बारे में बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हिच इज डिनोटेड बाय EC is equals to proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in prices of related goods, ठीक है। यहां तक हमने उस दिन प्रॉपर्ली कर लिया था। अब देखो आज आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक कहां से स्टार्ट हो रहा है? रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है, ये हमारा जानना जरूरी है। अब क्या रिलेशन है? स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं रिलेशन बताता हूं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला उस दिन दिखाया था आपको, पूरा प्रॉपर्ली प्रूव किया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है और क्यों होता है, और वो फॉर्मूला क्या था? माइनस का साइन लगता है, CD इज इक्वल टू माइनस का साइन चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस इनटू चेंज इन इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। एम आई राइट? वी कैन राइट बोथ वे। अब स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे, इफ यू कैन विजुअलाइज दिस ओवर हियर, आप देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व आपको समझाने की कोशिश करी गई है। ये जो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है, इसके अंदर जब आप इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट्स है, जब आप इसकी बात करते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, तो ये क्या है? ये क्या है? ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? ये आपके इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, दिस एंड दिस। ये जो चेंज हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ एंड इस साइड से इस साइड की तरफ, साइड वाइज, ये जो चेंज है यही तो स्लोप है, तभी तो इसकी वजह से स्लोप बन रहा है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर x लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम कमोडिटी को x मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये चेंज आते हैं, when there is these kind of changes, तो जो आप यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला बैठता है, अगर आप इसको पुट करोगे, रिलेशनशिप बनाओगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच, तो क्या बनेगा? रिलेशनशिप आप कैसे बना पाओगे? ये रहा रिलेशनशिप, ED इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ED इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1 बाय स्लोप। देखो 1 बाय स्लोप कैसे होता है? चेंज इन प्राइस चेंज इन P इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस, जो प्राइस है उसका जो चेंज आ रहा है, ये x को आप क्यों मान के चलो यहाँ पर, ठीक है, इज द चेंज इन क्वांटिटी। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी, जो यहाँ पर आ गया। तो चेंज इन प्राइस, अब अगर आप उल्टा करोगे, क्वांटिटी और प्राइस को अगर आप ऊपर नीचे करना चाहोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 बाय स्लोप इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। आप ये कर दोगे तो ये आपको एक रिलेशनशिप बना देगा स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच। गॉट इट एवरीवन? और जब ये रिलेशन बन जाता है तो इस रिलेशन से हमें क्या समझ आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दोनों सेम नहीं है, दोनों बहुत अलग है। उसका रीजन क्या है? स्लोप ऑफ डिमांड एग्जैक्ट आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा कि किस परसेंटेज में चेंज आ रहा है, जो हमने अभी बात करी, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देगा, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है। दिस इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट change in price and change in quantity. This is also talking about the relative change in the price and in the quantity. पहले क्या था और अब क्या हो गया, उसका जो रेशियो होता है, उसके बारे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात करती है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड उसका रिलेशन जो होता है स्लोप ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो आपको इस पेज में प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा, ठीक है एवरीवन? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के थ्रू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वहां पर आपको प्रॉपर्ली एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करी गई है। देखो यहाँ पर एक डिमांड कर्व दिया हुआ है,
ठीक है, सपोज करो ए इज द कमोडिटी, ठीक है, और एक डिमांड कर्व आपके सामने है, ओके। अब स्लोप इज इक्वल टू, ये जो स्लोप है आप इसको प्रॉपर्ली रीड कर लो, ठीक है, इस स्लोप को आप प्रॉपर्ली रीड करो। स्लोप इज इक्वल टू 40 माइनस 32, ये रहा 32 है, 40 माइनस 32। आप इस कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, किस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे 40 माइनस 32 आएगा कि 36 आएगा, कौन बताएगा मेरे को? एनीवन? ये हो सकता है गलत हो, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। कैलकुलेशन एट ए पॉइंट क्या आएगा? 40 माइनस 36 आएगा या 40 माइनस 32 आएगा? अंजलि सर 36 आएगा। अंजलि फास्ट। सर 36 आएगा। हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही है अंजलि आपकी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट इट बी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। तो यहाँ पर लीनियर डिमांड कर्व के अंदर हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे? एक ये वाले पॉइंट की और एक ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप इस पॉइंट के ऊपर मत जाना अभी, डोंट गो एट दिस पॉइंट राइट नाउ, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ दिस क्वांटिटी में, और जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसका जब हम निकालने वाले हैं, तो देखो क्या है, स्लोप क्या है, 40 से लेकर 32 तक गया, ये रहा 32, ये 32 वाला लेवल है, ये देखो ये 32 का लेवल है। मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, चलो मैं स्ट्रेट लाइन डालने की एक ट्राई करता हूँ। ये एक 32 का लेवल है। ओ गॉड, ठीक है, ये 32 का लेवल है, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू 40 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 10, 10 माइनस ये वाला जो एरिया है 10 माइनस 14, ये पूरा स्लोप है, ठीक है, इज इक्वल टू -2। 1 बाई स्लोप इज इक्वल टू -1/2 दिखा रहा है। P बाई x इज इक्वल टू 36/12 इज इक्वल टू 3 एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर क्या आ रहा है? पॉइंट ए पर कैलकुलेशन क्या बैठ रही है? ये जो पॉइंट है इस पर कैलकुलेशन क्या बैठ रही है? 36/12। ये देखो, ये 36 हो गया पॉइंट ए पर, और ये 12 हो गया क्वांटिटी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 एट पॉइंट ए, 3x इंटू 1 बाई स्लोप। आप स्लोप के बारे में बात कर रहे हो, स्लोप आपका ये निकला जो आपने ऊपर निकाला 1 बाई स्लोप इज इक्वल टू -1.5। तो हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला था उसके थ्रू हमें दोनों का जो रिलेशन है वो पता चल गया। क्या इलास्टिसिटी आ रही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1.5। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है माइनस हटा देते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी इज 1.5। आई बिलीव ये प्रॉपर्ली क्लियर है। पहले हमने स्लोप निकाला, क्या स्लोप है। आफ्टर दैट हमने P बाई H निकाला, A जो है उसकी इलास्टिसिटी क्या है, वो किस पॉइंट पे है वो निकाला। जब हमने उसको निकाल के जो रिलेशन का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, जब उसको पुट किया तो हमारे को क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिला इन रिलेशन टू A -1.5, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 1.5। आई बिलीव इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार रेड रन करके मेरे को बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। ये चैप्टर बहुत फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस पीपीटी, ताकि आपको इजीली समझ भी आता जाए। Yes, everyone, if it is clear, raise your hand. If it is not, please ask me the question right now. I'm waiting for your hands to raise. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। अब देखो यहाँ से आपको समझना जरूरी है, ठीक है। आप जब किताब को खोलोगे, व्हेन यू विल ओपन द बुक, आप चाहे बेसिकली जो मैं रेफरेंस बुक बोल रहा हूँ वो है टीआर जैन और बीके ओरी की, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स आपको क्लियर होता जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक भी बहुत अच्छी है, अगर आपके पास वो है तो उसको थॉरली पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे बेस्ड है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपकी किताब के अंदर 3 ही टाइप्स बताए हुए हैं, ठीक है। क्लास 11th में 3 ही टाइप्स ऑफ डिमांड बताए गए हैं, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, नंबर 2 इज परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड नंबर 3 यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसके अलावा 2 और होते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है।
ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि आगे आपके काम आएगा। गॉट इट एवरीवन? तो अब पहले हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला टाइप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में बात करते हैं, जो कि है EP इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? आप अगर अपनी किताब खोलोगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के नाम से आपको मिलेगा, और वही आप अंदर उसको रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम अगर इसको एक्सप्लेनेशन में जाते हैं इसके, तो क्या आता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंफिनिटली इलास्टिक डिमांड। व्हाई? बिकॉज आप अगर इसका फॉर्मूला देखते हो तो EP इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या हो गया? स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू एन इनफाइनाइट एक्सपेंशन इन डिमांड। कई बार आपने प्रोडक्ट को देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जिसका अगर छोटा सा चेंज आता है ना प्राइस के अंदर, छोटा सा चेंज प्राइस के अंदर, आपका डिमांड जो है वो इनफाइनाइट बढ़ जाता है। प्राइस के अंदर तो बहुत छोटा सा चेंज आया, लेकिन डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जहां पर इनफाइनाइट एक्सपेंशन होता है बिकॉज ऑफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस। एंड समटाइम्स ये भी होता है that even if the price remains same, the quantity demanded increases. एग्जाम्पल, जून का प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन जून की जो क्वांटिटी डिमांडेड है बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज, पूरा का पूरा चेंज हो गया। अभी वो हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की तरफ है, और उसका जो डिमांड का जो लाइन बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। उसका रीजन उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं किया उसने अपने अंदर कोई डिमांड कोई भी चेंजेस नहीं लाए थे स्टार्टिंग के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर, लेकिन उसका डिमांड जो है वो सडनली इस तरह से राइज किया कि क्या ही बोलना। उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस। अब ये कैसा होता है, ये देखो, ये रहा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल। ये है आपके परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल। ये हॉरिजॉन्टल वे में बनेगा। प्राइस क्वांटिटी यहाँ पर डिमांडेड है, प्राइस उसी जगह पर है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया, Q1 से Q2 की तरफ चला गया। तो ये जो प्राइस सेम रहते हुए भी आपका क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाई? बिकॉज एज इफ कोई मेहनत नहीं लगी, एज इफ कोई प्राइस चेंजेस नहीं आए, प्राइस को नीचे नहीं गिराना पड़ा आपको क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करने के लिए। एंड दिस हैपन समटाइम्स, जैसे मैंने आपको परफेक्टली अभी एग्जांपल दिया जूम के केस के अंदर, अचानक से अभी जियो मीट आ गया मार्केट के अंदर, तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जिसका अभी बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन उसके डिमांड बिना प्राइस चेंज किए, बिना कम किए बहुत बढ़ गए। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड curve, and it is always horizontal straight line to x-axis. Even if the price remains same, the quantity demanded increases, and that's why it is called perfectly elastic demand. ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पॉइंट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो in perfectly inelastic demand, even with a great fall or rise in the price, the quantity demanded of the product does not change. A perfectly elastic का just opposite है perfectly inelastic। Imperfectly inelastic demand जो है, या तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्राइस अचानक से बहुत अच्छा राइज ले लिया, लेकिन उसका डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, मतलब उसका डिमांड फॉल नहीं किया, या फिर किसी चीज का प्राइस जो है वो क्या बोलते हैं बहुत गिर गया, लेकिन फिर भी उसका डिमांड में चेंज है, मतलब उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा नहीं खास ज्यादा। और वैसे ही जब उसका प्राइस बहुत स्टीप प्राइस ले लिया, लेकिन फिर भी उसका डिमांड जो है वो घटा नहीं बहुत ज्यादा। तो दिस काइंड ऑफ जब आपको फीचर या फिर ये इस काइंड ऑफ चीजें दिखाई दे डिमांड के अंदर, तो हम इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ऐसे जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिनके साथ ये होता है, वो बेसिकली आपके मैं क्या कहूँ, अगर प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड नहीं घट रहा, तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वो नेसेसिटी में आ गई है। अगर वो नेसेसिटी में है तो प्राइस कई बार ऐसा होता है बढ़ता है, लेकिन डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आती। व्हाई? बिकॉज दैट्स अ नेसेसिटी ऑफ अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल। ऑलराइट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल होगा। ये देखिए, ये रहा आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व P1, P से P1 पे गया, लेकिन जो प्राइस जो डिमांड है
उसको देखो आप ऊपर की तरफ चलते जा रहा है जो भी, ठीक है। perfectly elastic demand curve is vertical straight line parallel to y axis से parallel whatever may be the change in the price high or low the quantity demanded is the same। आप इसको नीचे ले आओ, आप इसको ऊपर ले आओ, आपका जो डिमांड है वो सेम रहेगा। ये किस केस में हो सकता है? जो भी नेसेसिटी के आइटम है ना उसके केस में ये हो सकता है, ठीक है। जो अल्टीमेट नेसेसिटी के आइटम है उनके केस में ये 100% हो सकता है कि आपका जो डिमांड है वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करेगा, चाहे आप प्राइस को नीचे ले आओ चाहे आप प्राइस को ऊपर ले आओ, बिकॉज वो नेसेसिटी के आइटम्स है। नेसेसिटी के आइटम्स के अंदर प्राइस से ज्यादा मैटर करता है कि आपके घर की जरूरत पूरी हो रही है, ठीक है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। आप क्या पोटैटो कह लो, आपके कुछ पोटैटो के प्राइस लास्ट कुछ डेज में 20 रुपए से 30 रुपीज किलो हो गए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसके डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आया है। Why? Because people are still buying it, people are still making it। वो एक बहुत ही नेसेसिटी का आइटम है, अलग जो हम लोग रोज खाते हैं, घर में होना ही चाहिए। चाहे आप प्याज की बात कर लो, चाहे आप इसकी बात कर लो पोटैटो की। जब प्याज में बहुत स्टीप प्राइस आता है, बहुत ज्यादा, जो बोलते हैं ना 20 से 100 रुपया पहुंच गया, तब जाके कुछ फर्क आएगा। लेकिन अगर 20 से 30 होता है या 30 से 40 होता है तो कोई खास फर्क नहीं आता। इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑफिशियली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। What is unit elastic demand? Proportionate change in price leads to a proportionate change in quantity demand is called unit elastic demand। मतलब जितना प्राइस में चेंज आया है उतना का उतना आपका डिमांड में चेंज आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ओके, ये यूनिट इलास्टिक डिमांड है। इसका आप ईपी इज इक्वल टू 1 के साइन से आप डिनोट करते हो, ठीक है। ईपी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया? जितना परसेंटेज राइज हुआ है प्राइस के अंदर, ठीक है, उतना ही फॉल हुआ है डिमांड के अंदर, या फिर जितना परसेंटेज फॉल हुआ है डिमांड के अंदर उतना ही परसेंटेज राइज हुआ है, जितना परसेंटेज फॉल हुआ है प्राइस के अंदर उतना ही परसेंटेज राइज हुआ है डिमांड के अंदर। So that is called proportionate change in price leads to a proportionate change in quantity demand, and this is unit elastic demand. If demand increases by 1% for a 1% fall in the price, the elasticity of demand is equal to 1। 1% डिमांड इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ 1% fall in price, तो हम इसे क्या कहेंगे? The elasticity of demand is equal to 1, and that is unit elasticity of demand। When the change in demand is equal to change in price, it is called unit elasticity demand। So I believe ये clear हो गया आपके लिए। इसका अगला स्लाइड आपको बताएगा कि ये कैसा दिखता है। Unitary elastic demand corresponding to all points of the demand curve looks like this। It is a rectangular hyperbola, ठीक है। आप अपने बुक में खोलोगे तो आपको दिखाई देगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके किसी भी पोजीशन पे आप जाओगे, चाहे आप इस पोजीशन पे आओ चाहे आप इस पोजीशन पे आओ, ये जो चेंज है दिस चेंज इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज। मतलब दिस चेंज, परसेंटेज चेंज इन दिस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन दिस क्वांटिटी डिमांडेड। जब ये होता है तो इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस ग्राफ को आप प्रॉपर्ली देख लो, ये ग्राफ आपको सिग्निफाई करता है कि यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होता है। ये हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। एवरीवन, आई बिलीव इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, जो भी हमने किया है अभी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और टचवुड हमारा जो सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, आफ्टर कंप्लीटिंग अराउंड 6 to 7 चैप्टर्स ऑफ दिस पीआरएन वीके बुक, वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला क्या है? नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है? अगर वो नेसेसिटी का आइटम है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर वो लग्जरी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, और अगर वो कंफर्ट जोन के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे नेसेसरीज लाइक सॉल्ट, केरोसिन, ऑयल, मैच बॉक्सेस, अनियन या जो भी है हैव इनइलास्टिक डिमांड। हमने अभी आपसे बात करी थी, जो मैंने आपको बताया था उनके इनइलास्टिक डिमांड होते हैं, लेकिन लग्जरी जो होते हैं जैसे एयर कंडीशनर, फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट हैव इलास्टिक डिमांड, ठीक है। वो कौन से डिमांड के अंदर आते हैं, किस टाइप ऑफ डिमांड में आते हैं? इलास्टिक डिमांड के अंदर, ठीक है। जॉइंटली
demanded goods like bread, butter, pen, ink, camera and film ordinarily show a moderate elasticity of demand. ठीक है, अगर आपका rise in price of butter होगा will not substantially reduce its demand if the demand for bread has not increased. अगर सपोज करो थोड़ा सा rise होता है बटर के डिमांड के अंदर, ठीक है, बिकॉज ब्रेड का दाम उतना नहीं बढ़ा है तो भी आप उसके डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि ब्रेड एंड बटर हम लोग जनरली साथ में यूज करते हैं। तो जो नेचर है कमोडिटी का उसमें बहुत डिपेंड करता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन से जगह पे जाता है। जनरली जो नेसेसिटी के आइटम होते हैं वो इनइलास्टिक डिमांड के अंदर रहते हैं, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एंड जो आपके लग्जरीज के आइटम है वो इलास्टिक डिमांड की तरफ ज्यादा जाते हैं। फिर सेकेंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। कितना जो सब्स्टिट्यूट है उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है। अगर आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में हम बात करें, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर हम टी और कॉफी को लेते हैं दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो ये एक दूसरे से रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड दूसरे गुड का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इलास्टिसिटी ऑफ गुड कैसे मैटर करता है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी पे फर्क ज्यादा पड़ेगा। ओके, वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, आपका जो गुड है उसका यूज कितना है। जैसे अगर मिल्क है उसका थोड़ा प्राइस बढ़ता है तो खास फर्क नहीं पड़ता, वाई उसका जो यूजेस है वो अलग अलग है। तो आप सोच लेते हो कि ठीक है ना यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ा है लेकिन ये बहुत सारे यूज में आ रहा है, ठीक है। तो जिस गुड का मल्टीपल यूज होता है उसका इलास्टिक डिमांड होता है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, वो किस किस चीज में यूज आती है, लाइटिंग में आती है, रूम हीटिंग में आती है, एयर कंडीशनिंग में आती है, कुकिंग में आती है। अगर प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज, इट्स यूज में बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंपॉर्टेंट पर्पसेस लाइक लाइटिंग। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा, उसका यूज जो है वो हम थोड़ा घटा देंगे और सिर्फ लाइटिंग में यूज करेंगे, तो उसका एक इलास्टिक डिमांड है। लेकिन अगर मिल्क के साथ ये होता है क्योंकि नेचर ऑफ द कमोडिटी नेसेसिटी में आता है तो उसका इन इलास्टिक रहेगा डिमांड। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, मतलब आपके कुछ गुड्स होते हैं जिसका कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हैं कि आज नहीं हम लोग कल ले लेंगे। जैसे कपड़ा होता है, अगर आपके पास फैब्रिक पड़े हुए और आज की डेट में आपको लग रहा है कि ये दाम बढ़े हुए, आप क्या कर सकते हो, उसको पोस्टपोन कर सकते हो कि नहीं अभी नहीं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलास्टिक में आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, इनकम लेवल जो है बायर का उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इनकम लेवल जो है बायर का वो गिर जाता है तो कौन सा नेचर ऑफ कमोडिटी है उसके हिसाब से आप चले जाओगे। और अगर इनकम बहुत ज्यादा गिरता है तो आपका जो नेसेसिटी है उसके अंदर भी कई बार आप अपना चीजें गिरा देते हो, उसका बाय या उसका डिमांड जो है वो आप गिरा देते हो। रेंज ऑफ प्राइसेस, ठीक है, क्या रेंज है प्राइस का, प्राइस के जो रेंजेस होते हैं, सपोज करो जो प्राइस लेवल है वो कंसर्न कमोडिटी का जो प्राइस लेवल है उसके हिसाब से अगर आप बात करो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ will be high at higher level of the price of commodity and low at the lower level of the price. प्राइस लेवल पे जब आप बात करते हो तो उस पर भी डिपेंड करता है कंसर्न कमोडिटी के लिए। अगर सपोज करो कुछ कमोडिटी ऐसी है जिसके बारे में हमने बात करी थी, इसका प्राइस अगर ज्यादा होता है तो ही उसका डिमांड ज्यादा होता है, अगर उसका प्राइस गिर जाएगा तो लोग सोचेंगे वो इंटीरियर गुड हो गया तो उसका डिमांड गिर जाएगा। तो देखो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन से इलास्टिसिटी में जा रही है, वो यूनिट इलास्टिक में है, वो परफेक्टली इलास्टिक में या परफेक्टली इनइलास्टिक में है। इसके अलावा दो और होते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड रिलेटिवली इलास्टिक। वो जो मॉडरेट चेंज होता है ना उसको हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक के फॉर्म में कर देते हैं। अगर आप उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में बढ़ाओ तो EP इज इक्वल टू इज लेस देन 1 और EP इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। एक EP इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया परफेक्टली इलास्टिक, EP इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया परफेक्टली इलास्टिक, एम आई राइट। और EP इज इक्वल टू 0 हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, और उसके बाद EP इज इक्वल टू 1 हो गया आपके यूनिट इलास्टिक। इसके अलावा क्या हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक EP इज ग्रेटर देन 1 एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक EP इज स्मॉलर देन 1। तो ये सब जो होते हैं वो भी है आपके, लेकिन वो आपकी किताब में नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आगे उसको और एक्सप्लेन नहीं किया, खाली इतना बता दिया कि ये होते हैं ताकि आपको पता रहे। उसके अलावा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इनकम ग्रुप, सब किस इनकम ग्रुप में आते हैं,
एलिमेंट्स ऑफ टाइम, टाइम पीरियड क्या है, डिमांड इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड टर्म का है तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगा, और अगर लॉन्ग पीरियड के लिए यूज किया तो वो इलास्टिक होगा। एंड लास्ट, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने पहले भी बात करी थी। तो ये चीज पहले भी क्लियर किया हुआ कि डिमांड के ऊपर इन फैक्टर्स का इफेक्ट आता है। अगर इन फैक्टर्स का इफेक्ट डिमांड के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर भी आएगा, और वो किस टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जाएंगे उस पर भी इसका इफेक्ट होगा। ठीक है एवरीवन, तो दिस चैप्टर सम्स अप ओवर हियर। कल की क्लास के अंदर हम लोग सारे डाउट्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे, कुछ इस चैप्टर के और कुछ लास्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने चाहिए, रिव्यू करके बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और उसके बाद या फिर इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, ये पीपीटी में आज ही भेज देता हूँ, कल मैं आपको फिर क्वेश्चन आंसर के डॉक्यूमेंट भेज दूंगा ताकि आपके पास पूरा मटेरियल रेडी हो जाए। ठीक है, कल हम लोग अगर आपके पास कोई डाउट है तो उसको कवर अप करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं खुद करूंगा, आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो मैं कर दूंगा, और अगर मेरे से नहीं हो रहा होगा तो आप मेरे को करके बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होगा। वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन होंगे जो कि बेस्ड होंगे कि आपको इकोनॉमिक्स समझ आ रही है कि नहीं, के ऊपर जो भी चैप्टर हमने किए हैं उससे रिलेटेड। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण।